स्टार्टिंग हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 1 वो लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहा करते थे कि हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज़ में उलझ सकते थे, क्योंकि वो इस तरह की बेतुकी बातों से हमेशा कोसों दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाया करती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो मानो थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली एक दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से दुगनी लंबी थी। ये लंबी गर्दन उनके बहुत काम आया करती थी, क्योंकि वो बगीचे की मुंडेर के पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम डडली था, और मिस्टर और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी का एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वो कई सालों से एक दूसरे से मिली नहीं थी। सच तो ये था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन नहीं है, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन दोनों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। ये सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर्स उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वो जानते थे कि उनका भी एक छोटा सा बेटा है, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। ये बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वो पॉटर दंपति से दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले और उसके साथ बड़ा हो। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं जल्दी शुरू होने वाली है। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके साथ ही वो हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी ये नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनके खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को गले लगाने की कोशिश की, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वो अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को सबसे अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो मिस्टर डर्सली समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। वो भूरी बिल्ली प्राइवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, पर नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली भी पलटकर उन्हें घूरने लगी। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को दोबारा देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्राइवेट ड्राइव। ना 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 ना, वो साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्ली ना नक्शे पढ़ सकती है ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती है। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वो शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था सिवाय उस ड्रिल के बड़े ऑर्डर के जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वो ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगा पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वालों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी क्या ऊट-पटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा कि ये कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वो लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए कि जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती, ऐसा हरा चोगा पहन के घूम रहा है, उसकी ये मजल। ये सोचकर मिस्टर डर्सली ने फिर सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण नए काम से हो सकता है ये लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर शुरू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और फिर उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे।
अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में कठिनाई होती। वो भरी दोपहर में तेजी से उड़ते उल्लुओं को तो नहीं देख पाए, पर नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य थी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और वो फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते ही रहे। लंच के समय तक वो अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि थोड़े पैर सीधे कर लें और सड़क के पार वाली बेकरी से अपने लिए एक स्वीट ब्रेड ले आए। चोगा पहने लोगों के बारे में वो भूल चुके थे, पर बेकरी के पास वो एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्सली ने उन्हें घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वो थोड़े परेशान हो गए। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला कोई डिब्बा नहीं था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ी सी स्वीट ब्रेड थी, और जब वो उन लोगों के पास वापस आए तो उन्हें बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे कुछ पूछना चाहते हो, पर फिर उन्होंने इसी में भलाई समझी कि ऐसा नहीं किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते अपने ऑफिस में घुसे, अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झपट कर फ़ोन उठाया और घर का लगभग पूरा नंबर डायल कर दिया। तभी उन्होंने इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर रख दिया और अपनी मूँछों पर हाथ फेरने लगे। वो सोच रहे थे, नहीं नहीं, वो भी कितनी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम तो कितने लोगों का हो सकता है। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे और भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें पक्का पता भी नहीं था कि उनके भांजे का नाम भी हैरी है या नहीं। उन्होंने कभी उसे देखा कहाँ था। उसका नाम हार्वी या हैरोल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्सली को चिंता में डालने का क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वो वैसे भी परेशान हो जाती है, और इसमें उनकी क्या गलती थी। अगर उनकी अपनी बहन ऐसी होती, पर फिर भी चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें कठिनाई हुई, और जब वो 5 बजे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी सॉरी सॉरी, वो हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैंगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और ज़मीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वो कतई नाराज़ या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उसने अपनी चिचियाती सी आवाज़ में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, आप जानते हो कौन चला गया है। आज का दिन इतना खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए। नाचो। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्सली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगा लिया और वहां से चल दिया। मिस्टर डर्सली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी उन्हें गले लगाकर चला गया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू कहा। चाहे जो भी हो, उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वह अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि ये सब बातें उनकी कल्पना की उपज होगी, और ये आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वो कल्पना की उड़ान पसंद नहीं करते थे। जब वो अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्हें जो पहली चीज़ दिखी उसे देखकर उनका दिमाग और ख़राब हो गया। जिस भूरे रंग की बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वो अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शो शो, मिस्टर डर्सली जोर से बोले। बिल्ली टस से मस भी नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या ये आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वो घर के अंदर घुसे। अब भी उनका ये पक्का इरादा था कि अपनी पत्नी को वो कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य सा गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही है, और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूँगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वो समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश के उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं, उन्हें दिन की रोशनी में शायद ही कभी देखा गया है, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ बता नहीं पा रहे कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैकगफिन ने। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है?
हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, पर आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं थी। कैंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज फोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। ये अगले सप्ताह है दोस्तों, पर आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में घूम रहे रहस्यमय लोग और पॉटर पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ तो बताना पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए गला साफ किया। पेटूनिया डियर, हाल ही में तुम्हारी बहन की कोई खबर आई है? जैसा उन्होंने सोचा था। ये सुनकर मिसेस डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वो लोग यही जताते थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब सी खबरें आ रही थी, मिस्टर डर्सली ने सहमी आवाज में कहा। उल्लू, उल्काएं और शहर में आज बहुत अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डर्सली ने तमतमा कर पूछा। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उस तरह के लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होठ सिकोड़कर चाय पीती रही। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना है। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वो जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र डडली जितनी ही होगी ना, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डर्सली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका क्या नाम है? हावर्ड, है ना? हैरी, और मेरे हिसाब से ये घटिया और सड़क छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डर्सली बोले और उनका दिल डूब गया। सही कहा, मेरा भी यही कहना है। जब वो लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने बगीचे में झांका। बिल्ली वहीं बैठी थी। वो प्राइवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। क्या ये उनके मन का वहम था या फिर इस सबका पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है तो बहरहाल यह तय था कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली तो तत्काल सो गई, पर मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का कोई संबंध हो भी तो डरने की क्या बात है, क्योंकि वो उनके और मिसेस डर्सली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी अच्छे से जानते हैं कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पेटूनिया और उनके कैसे विचार थे। मिस्टर डर्सली को समझ नहीं आ रहा था कि वो और पेटूनिया किसी ऐसी चीज में कैसे उलझ सकते हैं जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा भी कितना गलत था ना। मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्राइवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाई थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वो हिली नहीं, ना ही तब जब 2 उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही ये बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी वहां एक आदमी हवा में से प्रकट हुआ। वो इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वाले को लग सकता था कि जमीन में से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी प्राइवेट ड्राइव में कभी नहीं देखा गया था। वो लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र का अंदाजा उसकी दाढ़ी और बालों से लगाया जा सकता था, जो इतने लंबे थे कि वो उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वो लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थी। उसकी नाक लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे कम से कम 2 बार उसे तोड़ दिया गया हो। और इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वो अभी अभी ऐसी सड़क पर आए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी चीज को पसंद नहीं किया जाता। वो अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा, जो सड़क के दूसरे छोर से अभी भी उन्हें घूर रही थी। जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वो हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वो जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। ये चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था।
उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ करके बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया तो अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने उस यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें जो उन्हें देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों ना होती, तो भी वो ये नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा है। डंबलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को अपने चोगे में वापस रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वह बिल्ली के बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली को नहीं देखा, पर एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैगोनेगल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली अब गायब हो चुकी थी। बिल्ली के बजाय वो एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो उसी तरह का चौकोर चश्मा पहनी थी जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वो भी एक चोगा पहने थी जो गहरे हरे रंग का था। उसके बाल जूड़े में कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो परेशान थी। आप कैसे समझ गए कि बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठे रहना पड़ता तो आप भी ऐसे ही बैठते। मेरी कमर दुख गई, प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा। दिन भर? जबकि आप भी जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोहों को होते हुए गुजरा हूँ। प्रोफेसर मैगोनेगल गुस्से से घुर रही। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि थोड़े सावधान रहते, पर नहीं, यहाँ तक कि मगलू भी जाग गए हैं कि कोई अजीब चीज हुई है। उनके समाचारों में तक ये खबर थी। और उन्होंने अपने सर को डर्सली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने भी समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं। वो लोग मूर्ख नहीं है, उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा सकती हूँ ये डिडलस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की भी अक्ल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह थी ही नहीं। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैगोनेगल ने चिढ़ते हुए कहा, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि लोग बेवकूफी पर उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं आल्बस। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं, चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डंबलडोर पर तीखी तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही हो कि वो कुछ कहेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आगे बोलती नहीं। कितना बढ़िया रहेगा ना अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है कि वो सचमुच चला गया है ना डंबलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डंबलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। एक शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन? मगलू मिठाई मुझे बड़ी पसंद है। नहीं थैंक्स, प्रोफेसर मैगोनेगल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहती हो कि ये भी कोई वक्त है शरबत लेमन जैसी चीज खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिलाओं को तो उसका नाम लेना चाहिए। ये तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल में मैं लोगों को यही तो समझाया जा रहा हूँ कि वो उसे असली नाम से बुलाए, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनेगल झेंप कर पीछे हटी, परंतु डंबलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कहते रहे तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन थी। आपकी बात अलग है, सब जानते हैं कि आप ही वो अकेले आदमी है जिससे तुम जानते हो। अच्छा ठीक है, वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं प्रोफेसर। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो मुझ में कभी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से कभी इतना नहीं शर्माया जब से मैडम वॉफरी ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैगोनेगल ने डंबलडोर को घूरा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें उड़ रही है। अब जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं कि वो क्यों गायब हो गया? आखिर किस चीज ने उसे रोक दिया? ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैगोनेगल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिस पर वो चर्चा करने के लिए वो तब से बेचैन थी। वो असली कारण जिस वजह से वो ठंडी सख्त मुंडेर पर दिन भर बैठकर इंतजार कर रही थी, क्योंकि न तो बिल्ली के रूप में न महिला के रूप में उन्होंने डंबलडोर पर पहले इतनी पैनी निगाह डाली जितनी कि वो इस समय डाल रही थी। ये बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, वो उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डंबलडोर खुद ना कह दे कि यह सच था। पर डंबलडोर इस समय एक और शरबत लेमन छांट रहे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैगोनेगल ने जोर देकर आगे कहा,
लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट रात को गॉड्रिक्स हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर वो मारे गए हैं। डम्बलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैगोनागल के मुंह से आह निकल गई। लिली और जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती हूँ एल्बस। डम्बलडोर आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैगोनागल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैगोनागल की आवाज थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटे हैरी को भी मारने की उसने कोशिश की, पर वो उसे मार नहीं पाया। वो छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों या कैसे, पर लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्तियां चली गई, इसीलिए वो गायब हो गया। डम्बलडोर ने उदास होकर फिर सिर हिला दिया। ये सच है? प्रोफेसर मैगोनागल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना कुछ किया था, जब उसने इतने लोगों को मार डाला, इसके बाद भी वो एक छोटे बच्चे को कैसे नहीं मार पाया? बड़ी हैरानी की बात है। उसे रोकने वाला था कौन? पर भगवान के लिए मुझे बताइए, हैरी कैसे बच गया? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं मिनर्वा, डम्बलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाए। प्रोफेसर मैगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे अपनी आंखें पोंछी। डम्बलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। ये घड़ी विचित्र थी क्योंकि इसमें 12 कांटे थे, पर अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय किनारे पर छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इससे डम्बलडोर को कुछ तो समझ आया होगा, क्योंकि इन्होंने इसे अपनी जेब में वापस रखा और कहा, हैग्रिड को देर हो गई। वैसे मुझे लगता है कि उसी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। उसके परिवार के नाम पर बस यही लोग तो बचे हैं। आप ये तो नहीं कहना चाहते आपका इशारा इन लोगों की तरफ है जो यहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मैगोनागल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और मुंडेर से नीचे कूद गई। डम्बलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हो। और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा कि वो अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मार रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ रहेगा? ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डम्बलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे समझा देंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैगोनागल ने मरी हुई आवाज में दोहराया और एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गई। एल्बस, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझेंगे। वो मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर डे के नाम में मनाया जाए। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा, डम्बलडोर ने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से देखते हुए कहा। ये किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने को काफी है। वो मशहूर हो जाएगा बोलना और चलना सीखने से पहले। उसे तो वो घटना याद भी नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि इस सबसे दूर अगर वो बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वो इसे झेलने को तैयार ना हो जाए? प्रोफेसर मैगोनागल ने अपना मुंह खोला, फिर इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर डम्बलडोर, वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डम्बलडोर के चोगे को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि हैरी उसी के नीचे हो। हैग्रिड उसे लेकर आ रहा है। क्या आपको ये ठीक लगता है कि आप हैग्रिड पर इतने जरूरी काम के लिए भरोसा कर रहे हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, डम्बलडोर ने कहा। मैं ये नहीं कहती कि वो दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैगोनागल ने मन मार कर कहा, पर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ना वो कितना लापरवाह है। उसकी आदत। ये कैसी आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनके चारों तरफ फैली खामोशी तोड़ी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उन्हें सड़क पर ऊपर और नीचे की तरफ एक हेडलाइट की रोशनी की तलाश की, और जब आवाज तेज हो गई तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, पर यह उस आदमी के मुकाबले कुछ नहीं थी जो उस पर बैठा था। वो आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। वो एकदम जंगली लग रहा था, क्योंकि काले बालों और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर बेबी डॉल्फिन जैसे लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबलों की एक पोटली थी। हैग्रिड, डम्बलडोर ने राहत की सांस ली। आखिरकार तुम आ ही गए।
और तुम्हें मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली है प्रोफेसर डम्बलडोर सर। हैग्रिड ने मोटरसाइकिल को सावधानी से उतरते हुए कहा। सीरियस ब्लैक ने हमें ये उधार दी है, हम उसे ले आए सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो पूरा तबाह हो गया था, पर इससे पहले कि मगलू जमा हो जाते हम सही सलामत उसे निकाल कर ले आए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे तो उसकी नींद लग गई। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे उन्हें एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था जो बिजली गिरने के आकार का था। क्या यहीं पर? हाँ, ये निशान उसके माथे पर जिंदगी भर रहेगा। क्या आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते डम्बलडोर? अगर मैं कर भी सकता तो नहीं करता। घाव के निशान कई बार काम आते हैं। मेरे दाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, उसे मुझे दो हैग्रिड, अच्छा रहेगा अगर इस काम को जल्दी से निपटा लें। डम्बलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़े। क्या हम उसे गुड बाय कह सकते हैं सर? हैग्रिड ने पूछा। उसने अपना बड़ा झबरीले बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और उसके लटकते बालों को छुआते हुए उसे बहुत हल्के से चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई रो रहा हो। श्श्श, प्रोफेसर मैगोनागल दबी आवाज़ में बोली। मगलू जाग जाएंगे हैग्रिड। सॉरी, हैग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसने एक बड़ा सा धब्बेदार रुमाल निकाला और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। पर हम ये सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स और बेचारे छोटे से हैरी को इन मगलुओं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, बड़े दुख की बात है, पर अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे, प्रोफेसर मैगोनागल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डम्बलडोर बगीचे के नीचे की दीवार को लांघ कर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैगोनागल हैग्रिड की बाह को डरते डरते थपथपा रही थी। डम्बलडोर ने हैरी के दरवाजे की सीढ़ियों पर धीरे से लिटा दिया और अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली। उसे हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रखा और इसके बाद वो उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वो तीनों खड़े रहे और छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे, प्रोफेसर मैगोनागल पलकें झपका रही थी और डम्बलडोर की आंखों में आमतौर पर जो चमक थी वो इस वक्त नहीं थी। तो डम्बलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा होगा हम यहाँ से चल दें और जश्न में शामिल हो जाएं। क्या कहते हो? हाँ, हैग्रिड ने दबी आवाज़ में कहा। हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनागल, प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते आंसुओं को अपनी जैकेट के आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड सवार हुआ और किक मारकर इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनागल, आशा है आपसे जल्दी मुलाकात होगी, डम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनागल जवाब में नाक सुड़कने लगी। डम्बलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वो रुके और अपना चांदी का बत्ती बुझाने वाला यंत्र निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंप्स की तरफ तेजी से लपके और प्राइवेट ड्राइव नारंगी रोशनी में नहा गया। डम्बलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक भूरी बिल्ली आगे चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कंबलों की पोटली झलक भर ही दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा। फिर वो पलटे और चोगे को झटका देते हुए गायब हो गए। हल्की हल्की हवा प्राइवेट ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। ये वो आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाएं होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के अंदर ही करवट ली। उसके नन्हे से हाथ ने उसके पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वो बस सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास था, ये भी नहीं कि वो मशहूर था, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटे बाद मिसेस डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वो दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने का दरवाज़ा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कज़न डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा, और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने गिलास उठाकर दबी आवाज़ में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया।